इस हफ्ते हम अपने शो पर मना रहे हैं वैलेंटाइंस वीक और एक नए तरीके से लाएंगे आपके पास अपनी कहानियां। हर रोज मैं अपनी मंडली के सदस्यों को दूंगा एक वाक्य और उसी से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखेंगे 6 नन्ही कहानियां। आज का वाक्य है, कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य वृषाली जैन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी। याद ही नहीं था कितना वक्त। अच्छा उसे मत बताना, याद है मुझे। 9 साल 3 महीने और 4 दिन। फोन पर कहा था उसने, आ रही हूं मैं, तुम हो वहीं? मैं हूं वहीं। अब कौन बताए उसे, मेरा वो छोटा सा होटल जिसमें वो उस सर्दी के मौसम रुकी थी, और तो और मेरा वो लैंडलाइन फोन जिस पर उसने फोन किया था, हम सब वहीं थे जहां वो छोड़ कर गई थी। वो लाल चोंगे वाला फोन जो मेरे पिताजी के दादाजी के जमाने का लगता था, रोज की तरह झाड़न खाने के बाद ऊँग रहा था। मैं चाय पी रहा था जब फोन ने संन्यास तोड़ा और घनघना के बजा। वही खनकती आवाज, जैसे वक्त के धारे खुद को जज्ब करे उसमें रोके बैठे हों, जैसे उन्हें भी मेरी तरह उससे आजादी की कोई दरकार न हो। 20 साल का था मैं और 21 की वो, जब वो पहली बार मक्लियोडगंज आई थी। हमारे लॉज में आने वाले नए चेहरों में जोयना भी एक नया चेहरा भर थी। जहां हमें दूध लाने में देर हो जाए तो माँ का दिल बैठने लगता था, जोयना फ्लोरिडा से अकेले चली आई थी। उसे एक गाइड चाहिए था, पापा ने हमें साथ भेज दिया। अब सवेरे शाम का घूमना भी साथ ही हो गया था। मॉनेस्ट्री में कितनी ही देर वो भिक्षुओं से बात करती रहती, बच्चों के साथ अचानक खाना खाने बैठ जाती। वो जोयना जो 10 रुपए के लिए आधा घंटा बहस कर सकती थी, वही दान पेटी में 500 का नोट धीमे से सरका देती थी। यूं लगता था जैसे वो जिंदगी को नहीं, जिंदगी उसे जी रही थी। इस जीने में कहीं खोने लगा था मैं। वो हफ्ते भर को आई थी, लेकिन 2 महीने रुक गई थी। एक शाम बोली, कर्मा मेरे साथ भांगसू फॉल चलोगे? भांगसू वाटरफॉल हमारे लॉज से आधे घंटे की वॉक पर था। उस रोज उसने पहली बार मुझसे चलने को कहा था। हम दोनों देर तक चुपचाप सीढ़ियां देखते रहे। पूर्णिमा का चांद बादलों की ओट से झांक रहा था। अचानक उसने मेरा हाथ थाम कर रोक लिया था। हम वहीं कलकलाते भांगसू के बगल में बैठ गए। जानती हो जो, ये भागसू फॉल राजा भागसू नागों से चुरा के लाए थे, मैंने उसका हाथ थामे हुए ही कहा था। फिर वो थोड़ा पास सरकती हुई बोली, नागों ने तो राजा को हरा भी दिया था। फिर उसका सर मेरे कंधे पर टिक गया था। फिर नागों ने राजा को माफ कर दिया और यहां मंदिर बन गया। मेरा सर भी अब उसके सर पर टिक गया था। उस पूरे चांद की रात में मेरे कान के ठीक नीचे जहां उसने अपना सर टिकाया था, एक नन्हा सूरज उगाया था जो जोयना का नाम बनकर मुझे आज तक गर्माहट दे रहा है। अगली सुबह वो चली गई, बिना कुछ कहे, जैसे आई थी वैसे ही। उस रोज जो पानी गिरा वो बिल्कुल उसकी जाती आवाज सा था, खनकता हुआ पर उदास। पीछे एक रात छोड़कर जिसे मैंने अब तक सहेज रखा था। और अब लौट रही थी मेरी जोयना, 9 साल 3 महीने और 4 दिन बाद। पर सिर्फ इतना ही नहीं कहा था उसने फोन पर, कहा था अपनी 6 साल की बेटी साथ ला रही है। हाँ, बेटी के साथ। भांगसू के किनारे वाली जोयना बड़ी हो गई थी, कर्मा नहीं हुआ था। सूरज ढल रहा है, कमरा सुनहला हुआ जाता है। मेरे कान के पीछे उगा सूरज अब ठंडी आहें भर रहा है। कभी कभी प्यार के तिलिस्म टूटने में लंबे वक्त लग जाते हैं। 9 साल 3 महीने 4 दिन जितने लंबे। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कितने दिनों बाद।
कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी, बिल्कुल पहले की तरह। पारस। मैं अपना नाम सुनकर मुड़ा तो पाखी दरवाजे से सर टिकाए खड़ी थी, पारिजात के फूलों के किसी पेड़ जैसी, जिसे छूते ही सारी थकान, सारी उदासियां मिट जाती हैं। उसे देखते ही बीते दिनों का वो मंजर सामने आ गया, जब शॉपिंग मॉल से साथ लौटते वक्त बाइक की स्पीड तेज होने की वजह से किसी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी फिसल गई थी और थोड़ी देर में सड़क के किनारे 3 जानें बेहोश पड़ी थी। पाखी, मैं और उसके अंदर हमारा बच्चा। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। पाखी और मुझे दोनों को ही ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन जो आंखें दुनिया में अब तक खुली भी नहीं थी, वो 2 नन्ही आंखें बंद हो चुकी थीं। आई एम सॉरी वी कुड नॉट सेव द बेबी। डॉक्टर ने ये बात मुझे बताई और मैंने पाखी को। उस दिन उसकी फूलों सी खिलखिलाती हंसी पर जैसे जंगली बौरियां उगाई थीं। अस्पताल से आए 10 दिन हो गए थे। किसी खामोश परिंदे सी मेरी पाखी ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। वो परिंदा जो शाम को आसमान से थक हार के लौट आता है और अंधेरे के डर से उड़ने की उम्मीद भी नहीं करता। पाखी कुछ बोलो ना प्लीज। मैं कहते हुए उसे खुद से सटा लेता तो वो विरोध नहीं करती, लेकिन देर तक कभी अपनी खाली हथेलियों को ताकती रहती, कभी उन हथेलियों को अपने पेट तक ले जाकर जोर जोर से चीखने लगती। मैं हर कोशिश करता कि उसका दुख बांट सकूं, उसकी हथेलियों में पीले, नारंगी, गुलाबी फूल खिला सकूं, उन रोशन आँखों, उस चहकती आवाज़, उस चेरी ब्लॉसम हंसी को फिर जिंदा कर दूं जो उस रात से पहले थी। पर पाखी ने सब सुनना, कहना, कहीं जाना सब बंद कर दिया था। दिन भर खुद को उन खिलौनों में उलझाए रहती जो हमने महीनों में एक नन्ही जान के इंतजार में लाकर इकट्ठे किए थे। मैं उसे यूं टूटते देखकर खुद भी टूट रहा था। आज मैं एक खत पाखी के पास रखकर ऑफिस चला आया था। डियर पाखी, तुम्हारे साथ शादी के बाद खुशियों भरे 3 साल कैसे बीत गए मालूम ही नहीं चला। हमने हमारा हर सुख दुख साथ बांटने का वादा किया था ना, पर ये जो तुमने अपने चारों तरफ मौन के तार बुन लिए हैं ना, ये मुझे जख्मी कर रहे हैं। उस नन्ही सी जान के जाने का दुख क्या मुझे नहीं है, पर मेरे उस दुख का क्या जो मैं तुम्हें हर पल खामोश उदास देखकर जीता हूं। बोलो, क्या वो दुख बांट सकोगी तुम मेरे साथ? क्या मेरे साथ खुद को वापस लाने में मदद करोगी? शाम को घर जाकर सोफे पर बैठा ही था कि पीछे से पाखी ने मेरा नाम पुकारा था। मैंने पास जाकर उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसा दी। प्यार में साधारण सी छुअन भी कितना असर करती है, ये पाखी ने ही तो सिखाया था। मैंने उसकी हथेली को सीने से लगा लिया। वो सिसकने लगी, हौले हौले। मैंने आहिस्ता से कहा, हमने बच्चा खोया है तो कहीं कोई ऐसा बच्चा होगा ना जिसने माँ बाप खोए होंगे, जो कहीं इंतजार में होगा गोद लिए जाने के। पाखी ने अपना सर उठाकर मुझे देखा। मैंने उसका माथा चूम लिया और एक वादा भी किया कि उसके इकट्ठा किए खिलौनों से खेलने वाला बच्चा हमारी जिंदगी में आएगा बहुत जल्द। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनु रॉय ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी। एक बार के लिए लगा कि वहम होगा। आखिर वो इस वक्त हॉस्पिटल में क्या करने आया होगा? ये उसकी आवाज नहीं बल्कि दिन रात दी जा रही मॉर्फिन की गोलियों का असर है। हिमांशी। अब वो आवाज मेरे और करीब से आती हुई महसूस हुई। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। सब धुंधला धुंधला और नीला नीला सा दिखा, जैसे किसी फिल्म का ड्रीम सीक्वेंस हो। मैंने अपनी आंखों को मलना चाहा कि सब साफ साफ दिखे, पर हाथों में चुभे नीडल उनको मोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं थोड़ी हिली और शायद वो समझ गया कि मैं उसकी तरफ मुड़ना चाह रही हूं। नहीं, ऐसे ही लेटी रहो बस, कहते हुए उसने मेरे माथे पर अपनी गर्म हथेली रख दी। उसकी कलाई में से अब भी वही लैवेंडर और चंदन की महक आ रही थी।
उसके आफ्टर शेव लोशन की महक, मैं पहचानती थी उस खुशबू को। शिवाय, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर गर्दन को बाईं तरफ मोड़ते हुए पूछा। उसके घुंघराले बालों में अब सफेदी उतर आई थी। बढ़ी हुई दाढ़ी सॉल्ट पेपर लुक दे रही थी और कलाई पर ढेरों रुद्राक्ष बंधे थे। यही तो उसका यायावर लुक था जिसकी वो बातें करता था कॉलेज वाले दिनों में। उसे बस दुनिया घूमना था, बंधना नहीं था किसी भी बंधन में। सो बिना किसी से अलविदा किए वो एक दिन कहीं चला गया था। मैं जानती थी कि वो ऐसे ही चला जाएगा, मगर मन को उम्मीद थी कि शायद रुक जाएगा। तुमने कॉल क्यों नहीं किया हिमांशी मुझे? मैंने अपना नंबर कभी भी नहीं बदला। मेरे लिए वो नंबर नहीं, तुमसे जुड़ा आखिरी कनेक्शन है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम कभी किसी मुश्किल में होगी और कॉल करोगी तो मैं लौट आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन मन में आया कि बोल दूं कि इतनी फिक्र थी तो गए ही क्यों थे, मगर फिर इस सवाल का जवाब मुझे पता ही था तो चुप रह गई। मुझे रोहित ने बताया तुम्हारी कीमोथेरेपी के बारे में। ये सब कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता है तुम ठीक हो जाओगी। मैं बाहर तुम्हारे पापा से मिला, वो भी कह रहे थे कि तुम इम्प्रूव कर रही हो। ये कहते कहते उसकी आंखों में कई आंसू लुढ़क कर मेरे सूखे चेहरे पर गिरने लगे। नहीं ठीक होगा अब कुछ, बस तुम कहीं मत जाना। मैं चाहती हूं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो तुम मेरे कानों में कहो, You'll be missed। पागल हो क्या? कुछ भी बके जा रही हो। बस अभी तुम अपनी आंखें बंद करो और मेरी बात सुनो। अब की बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा कश्मीर। जानती हो वहाँ डल झील में एक आइलैंड है, 4 चिनार। वहाँ रानी नूरजहां रूठ के आ जाती थी और जहांगीर उनको मनाने के लिए वहाँ आते थे। फिर चिनार के पत्तों में से एक सबसे खूबसूरत पत्ते को चुन के अपनी रानी की आंखों पर रख के उनके माथे को चूम लेते थे। फिर रानी मान जाती थी और लौट आती थी अपने राजा के पास। मैंने महसूस किया एक पत्ते की सरसराहट को अपनी आंखों पर और उसके सूखे होठों को अपने माथे पर। शायद हिम्मत करे, मन को मजबूत बनाए तो एक और रानी अपने राजा के पास लौट आए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं मेरी मंडली के सदस्य दीपक उपाध्याय ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी जिसे सुनकर मेरी हर सुबह खुशनुमा हो जाया करती थी। हेलो, कैसी हो आयशा? फोन उठाते ही उसने पूछा था, लेकिन मैं चुप थी। उसके बिना कैसी हो सकती थी मैं? ठीक, मैंने सिर्फ इतना कहा। मुझे याद आ गया मीठी सी आवाज में गुनगुनाते हुए हर रोज सुमित का उठो ना आयशा, देखो कितनी प्यारी सुबह है कहते हुए मुझे उठाना और आंखें मीचते हुए मेरा उसके गालों को चूम लेना। वो मेरी शॉल तुम्हारे पास छूट गई है, तो मैंने सोचा। वो कहते कहते रुक गया। तो क्या शॉल मांगने के लिए फोन किया था उसने मुझे? मेरा मन किया मैं चिल्ला दूं उस पर मैं एक शब्द नहीं कह पाई और खुद से लिपटी उसकी शॉल को झटक कर दूर फेंक दिया। ठीक है, मैंने कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद कहा और सुमित ने ऑलराइट, तो फिर हमारी वाली कॉफी शॉप में मिल जाना कल शाम 6 बजे कहकर फोन काट दिया। हमारी वाली? कौन सी हमारी वाली? हमारा रह क्या गया है अब? पूरे 15 दिन बाद तो फोन आया, वो भी बस एक शॉल मांगने के लिए। मेरा दिमाग फटे जा रहा था सोच सोच कर। बस इतना ही प्यार था हमारे बीच। ऐसा घर बसाने का सपना देखा था हम दोनों ने मिलकर। इसलिए लिया था हमने लिव इन में रहने का फैसला कि 6 महीने बाद ही अलग होने की नौबत आ जाए। जो इंसान एक पल के लिए मेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता था, मेरे बिजी होने पर क्या यार तुम एक फोन तक नहीं कर सकती, पता है कितनी टेंशन हो जाती है, कहते हुए खुद को इतना परेशान कर लेता था। वो 15 दिन तक बिना मुझसे बात किए रह गया। कैसे मान लूं मैं अपने घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए कोने में पड़ी सुमित की भूरी शॉल की तरफ देखते हुए सोचे जा रही थी। मुझे पता है तुम बोर हो चुके हो मुझसे, आखिर हर वक्त झेलना जो पड़ता है मुझे। मैंने उस रोज उसके फोन में किसी लड़की के साथ उसकी बड़ी सी मुस्कुराहट वाली फोटो देखते हुए कहा था। ऑफिस कलीग है आयशा।
कहते हुए वो झल्ला गया था। इतना भी यकीन नहीं करती तुम मुझ पर? इस छोटी सी बहस से शुरू हुआ झगड़ा कब इतना बड़ा हो गया कि सुमित इट्स बेटर वी शुड लिव अपार्ट लगभग अपना सारा सामान पैक करके बाहर निकल गया था। इतने दिनों सुमित की आवाज सुनने के बाद मुझे सब कुछ याद आ रहा था, वो भी। अगली सुबह मैं सुमित की शॉल लिए उसकी कॉफी शॉप में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में सुमित मेरे सामने था। कितनी ही देर हम चुपचाप बैठे रहे। कितनी अजनबी सी थी हमारे बीच की ये चुप्पी। जिस गुस्से नाराजगी के चलते हम अलग हुए उसका कोई निशान नहीं था कहीं, ना ही उसके चेहरे पर न मेरे मन में। फिर इतने दिनों तक क्यों अलग रहे हम? क्यों नहीं मना लिया एक दूसरे को? मैं उसके नीचे झुके चेहरे की तरफ देखते हुए सोच रही थी। कॉफी? सुमित ने नीचे मेज पर अपनी आंखें गड़ाए हुए पूछा। मैंने हाँ में जवाब दिया तो उसकी आंखें ऊपर उठ गईं। सुमित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने हिचकते हुए कहा तो उसने मैं भी आयशा कहते हुए मेरी हथेलियां अपनी हथेलियों में भर लीं। आई एम सॉरी। हम दोनों एक साथ बोल पड़े। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे कहते हुए मैंने उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। कभी नहीं, दोहराते हुए सुमित मेरे पास खिसका और हम दोनों को उस भूरी शॉल में लपेट लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी, कैप्टन करतार सिंह की आवाज, वही जो सीधे मेजर साहब का संदेशा जवानों तक लाया करते थे। शकील, लेफ्टिनेंट शकील मोहम्मद, मेजर साहब को रिपोर्ट करो। अपना नाम सुनकर एक बारगी मैं चौंक गया। बंकर की ठंड से अकड़े जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने बॉर्डर की कटीले तारों वाले घेरे के पार टिकी अपनी नजरें हटाईं और राइफल की लिबलिबी से अपनी उंगली। बाहर निकलकर मैंने उन्हें एक तगड़ा सा सल्यूट ठोका और उनके पीछे पीछे चल दिया। मेरी निगाहें अलग अलग एम्बुश पर पोजीशन लिए अपने साथी जवानों पर फिसलती जा रही थीं। हालांकि इस वक्त युद्ध के हालात नहीं थे, लेकिन पक्की खबर थी कि दुश्मन ने आतंकवादियों के जत्थे को इधर भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसलिए बॉर्डर वाली हमारी इस पोस्ट पर बहुत तनाव था। क्यों बुलाया होगा मेजर साहब ने? मेरी उधेड़बुन शायद उनके होठों पर आ गई होगी क्योंकि कैप्टन रुक गए। फिर मुझे देखते हुए मूंछों में मुस्कुराए। अरे भाई, तुम्हारी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है। ये सुनने को तो मैं कब से बेकरार था। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। जाके अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, मेजर साहब से परमिशन लेटर लेके सीधे निकल जाना, रात वाली ट्रेन मिल जाएगी। उनकी आवाज ने किसी चुंबक की तरह आसपास पेट्रोलिंग करते हुए फौजियों का ध्यान खींच लिया था। कुछ ने लपक कर मुझसे हाथ मिलाया, कुछ गले मिले, कुछ ने वहीं से पुकारा, अरे शकील भाई, मिठाई के कम से कम 4 डब्बे लाना भाई। कोई बोला, अरे हमारे उधर भी चक्कर लगा के जरा हालचाल लेते आना यार। तो किसी ने छेड़ा, भाभी को हमारा सलाम कहना। मुस्कुराकर सर हिलाते हुए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। जहन में खिलखिलाती हुई फूलों की डाली सी नाजुक नगमा कौंध गई। पड़ोस के घर में रहने वाली खाला की नकचड़ी शहजादी, जिसका कभी मुझसे झगड़े बगैर खाना हजम नहीं हुआ करता था, जो मेरी शिकायतें करती थकती नहीं थी। देखिए, शकील ने डांटा मुझे। शकील, मेरे हिस्से का समोसा खा गए, जाने कहां हमारा दुपट्टा छिपा है। उसी नगमा ने ही मुझे इश्क के मायने समझाए थे। चांद, तारों, जुगनू, शायरी, नज़मों की छाँव में हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी। साल भर पहले हमारा निकाह हुआ और उसके 6 महीने बाद हमारा बिछोह। ड्यूटी पर यहाँ आते वक्त मैं सहेज लाया था उसकी हर छुअन, हर सरगोशी को, उसकी काजल भरी डबडबाती आँखों को, उसके कांपते गुलाबी होठों के बोसे को, उसकी पाजेब की खनक को, उसकी नाजुक हथेलियों में बसी हिना की खुशबू को। उसकी यादों में भीगा न हो ऐसा कोई लम्हा तब से गुजरा नहीं था।
कुछ ही पलों बाद कंधों पर बैग लटकाए उतावले कदमों से मैं मेजर साहब के डेरे की तरफ चला जा रहा था। अचानक सामने जोर का विस्फोट हुआ, फिर एक एक के बाद कई सारे। चीख पुकार और गोलीबारी का जबरदस्त शोरगुल गूंजने लगा। उन घुसपैठिए आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और हमारे जवान जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। मैं कदम बढ़ाने लगा तो लगा कोई रोक रहा है। मेरी माशूका, जो मुझे नगमा से कहीं ज्यादा अहम और अजीज थी। मेरे कदम वापस खुद ब खुद अपने कमांडिंग ऑफिसर की तरफ बढ़ गए। बड़ी कशिश थी इस माशूका में। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षलता ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। कितने दिनों बाद। कितने दिनों बाद वो आवाज सुनाई दी थी। ठिठक कर रुक गया था मैं। पार्क के किनारे पर एक बड़े नीम के पेड़ की ओट लिए। करीब 4 साल बीत चुके थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से दिल जैसे बेचैन हो चला था उसे देखने को। और मैं उसका पता लगाते लगाते आज यहाँ तक आ चुका था। रुको बेटा, स्टॉप। मैं पेड़ की ओट में पार्क में एक छोटे से बच्चे के पीछे भाग रही उस लड़की को देख रहा था। वो थी वीना, मेरे बचपन की राजदार, मेरे लड़कपन की दोस्त और मेरी जवानी का प्यार। बसंती सलवार सूट में बालों को पीछे जूड़े में बांधे कितनी अलग लग रही थी। मुझे तो हमेशा से ट्रैक पैंट्स और टी शर्ट ही पसंद है, बाद में भी ऐसे ही रहूंगी। हाँ, बरसों पहले छत पर मेरे साथ पतंग उड़ाते हुए यही तो कहा था वीना ने। मेरा ध्यान तो पतंग में ही अटका था। वीर, अरे सुन भी रहे हो? मीरा ने खींचते हुए मुझसे पूछा था। हाँ हाँ, शादी भी इन्हीं कपड़ों में कर लेना मेरी माँ। अब हटो, कट जाएगी पतंग नहीं तो, हटो। वो बात बात में मुझे किसी फैसले तक पहुंचने के इशारे देती, लेकिन मैं मदमस्त एक बिजनेस फैमिली से था और जिंदगी में तमाम सहूलियतें बगैर किसी जद्दोजहद के मिलती आई थीं और इसके चलते स्वभाव में जिम्मेदारी का बोध कम ही था। वीना और उसके प्रेम का हमेशा मेरे इर्द गिर्द बने रहना भी मैं अपना हक माने बैठा था। वो मेरी वीना और मैं राजीव, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वीर। वीना और राजीव से जोड़कर बनाया था उसने ये नाम, वीर। उस रात मैसेज आया था उसका, घर वालों को बता दो अब मेरी कॉलेज में जॉब फिक्स हो गई है। वीना के बहुत जोर देने पर मैंने अपने घर में उसको लेकर अपना फैसला सुनाया तो सभी को उसके खिलाफ पाया। बचपन की दोस्ती अलग है, लेकिन इस घर की इकलौती बहू का खानदान, रुतबा, हर चीज जरूरी है भाई। अपने घर वालों से बहुत लड़ा था, लेकिन उन्हें राजी नहीं कर पाया था मैं वीना के लिए। और अपना कुछ था ही नहीं जो वीना को देने का वादा कर पाता। मेरी ज्वाइनिंग आ गई है बिजनौर के कॉलेज में, और हाँ, तुमसे कुछ नहीं मांगती, तुम्हारा साथ भी नहीं। तुम तो मुझी में हो, इसलिए कहीं भी रहो मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन अब हम नहीं मिलेंगे। एक चिट्ठी में मेरे लिए सब बातें लिख के वीना सच में चली गई, मुझे कोई भी दोष दिए बगैर, और कभी नहीं लौटी। और मैंने तो खुद को पहचानना ही उस दिन से शुरू किया जिस दिन से वीना मुझसे दूर हो गई। धीरे धीरे बस वही बनता चला गया जो वो मुझसे उम्मीद करती रही इतने बरस। और आज पूरे 4 बरस बाद अपने बूते पर अपनी पहचान बनाकर उसे देख लेने की बेचैनी मुझे बिजनौर तक खींच लाई। नीम की ओट में खड़े खड़े वीना को इस तरफ बढ़ते देखा और दूर से ही देखकर लौट जाने को मैंने कदम पीछे लौटा लिए कि तभी एक आवाज ने मुझे रोक लिया। वीर! मैं रुका, पलटा, दौड़कर उससे लिपट जाना चाहता था कि बस कदम फिर जम गए। वीर, धीरे चलो वीर, गिर जाओगे। रुको बेटा, मम्मा थक गई अब। इससे पहले कि उसकी नजर मुझ तक आती, मैं तेज रफ्तार से लौट चला। जिस तरह उसने खुद में मुझे संजो लिया था, शायद वैसे ही किसी मीठी याद की तरह अपने दिल में उसे हमेशा हमेशा की तरह समेटे हुए मैं लौट चला। बस इतनी सी थी ये कहानी।